नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 चांदी का जूता। जैसे ही आप सबको पता ही होगा, ये टर्म 1 का हमारा लास्ट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। चांदी का जूता। चांदी का जूता कहानी है वेंकटेश्वर राव और लेखक की। लेखक बहुत अरसे बाद, बहुत वर्षों बाद जब वेंकटेश्वर राव को एक पार्टी में मिले तो उन दोनों ने आपस में मिलने जुलने के बाद एक दूसरे का हाल जाना और वेंकटेश्वर राव ने उसे अगले दिन अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाया। वेंकटेश्वर राव के घर पे जैसे ही लेखक पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत जो है उनकी डॉगी करती है, और वो ऐसे इस तरह से बिहेव करती है जैसे वो जानती ही हो कि लेखक जो है वेंकटेश्वर राव के बहुत अच्छे मित्र हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर जब वो बैठते हैं तो उन्हें ड्राइंग रूम की साज सज्जा, वहाँ का रख रखाव, वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा भा जाती है कि मन ही मन वे वेंकटेश्वर राव की पत्नी की सराहना करते हैं और वेंकटेश्वर राव के साथ बिताए हुए दिनों को भी याद करते हैं कि उन दिनों में वो कितना लापरवाह था, अपनी चीज़ों को अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ फेंके रखता था, लेकिन अभी देखो तो कितने बढ़िया तरीके से उसका घर सजा हुआ है। इस तरह से पुरानी बातों में खोए हुए जब लेखक जो है अखबार पढ़ रहे थे, उसी समय रमा जी अभिवादन करते हुए वहाँ पे आती हैं और उनसे एक तरह से नाराज़गी जताती हैं कि आप उनके बेटे सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए। तो लेखक उसे उत्तर देते हैं कि नहीं, आपने तो मुझे कोई इनविटेशन कार्ड भेजा नहीं तो मैं कैसे आता। तो इस तरह की बहस बहसाई में जब रमा तर्क पे तर्क दिए जा रही थी तो उसी बीच वेंकटेश्वर राव बीच में आते हैं, तो उन दोनों की बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब रमा अंदर चली गई नाश्ते की तैयारी करने के लिए, और थोड़ी देर में उनको बुलाने के लिए आवाज़ लगाती है कि आइए और नाश्ता रेडी है। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो लेखक देखते हैं एक सुंदर सी गुड़िया जैसी बहू जो है वो तश्तरियों में मिठाइयाँ भर रही है, प्लेट्स में मिठाइयाँ लगा रही है। तो उसी समय वेंकटेश्वर राव अपनी बहू का परिचय देते हुए कहते हैं, ये है हमारी बहू सीमा। सीमा ने एमए किया है और वो भी फर्स्ट क्लास में, और विश्वविद्यालय भर में ये प्रथम आई है और इसके बदले से गोल्ड मेडल भी मिला है। तो जैसे ही वेंकटेश्वर राव सीमा को गोल्ड मेडल दिखाने के लिए कहते हैं तो सीमा अपने काम में चुपचाप लगी रहती है। शायद उसे गोल्ड मेडल दूसरों को दिखाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा अंदर जाती है और जल्दी से अलमारी से गोल्ड मेडल लेकर लेखक के हाथ में देती है और कहती है कि भैया, अपनी बहू की सराहना करते हुए बड़े गर्व से कहती है कि हमारी बिरादरी में तो आज तक किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता और अपनी सीमा पर तो हमें गर्व है। ये तो दिन रात पढ़ती रहती है, पीएचडी भी कर रही है और कहती है कि डीलिट भी करूँगी डीलिट भी करूँगी। और उन बातों ही बातों में कहती है, और मुझे डर लगता है कि ये लड़की जिस तरह से दिन रात काम करती रहती है, घर का काम, मतलब अपने ससुर की सेवा, फिर कॉलेज में भी पढ़ाती, तो ऐसे करने से ये कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो लेखक उसे कहते हैं कि भाभी ठीक है, आपकी मतलब बहू अगर नौकरी करती है तो आप उसकी सहूलियत के लिए या अपनी सहूलियत के लिए कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते जो आपके लिए खाना पका सके। तो रमा कहती कि नहीं, मैं भी सोचती हूँ कि लेकिन कोई मुझे दूसरों के हाथों का खाना जो है वो अच्छा ही नहीं लगता, और काम भी क्या है, हम 4 लोग ही तो हैं, हमारा समय भी कट जाएगा और काम करने से तबीयत भी अच्छी रहेगी। उतने में वेंकटेश्वर राव बीच में रमा को टोकते हुए कहते हैं कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, क्यों बातों को छुपा रही हो, और ये कोई पराये थोड़े ना जो इनसे बातें छुपानी है। दरअसल बात यह है कि रमा किसी रसोइये के पीछे पैसा खर्चने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ये इस तरह से पैसा फिजूल खर्च होगा। तो रमा भी उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि सारा दोष मुझ पर ही क्यों मर रहे हो, तुमने ही तो एक दिन नौकर को काम का नहीं बताया तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है, कमाने वाले भी तुम हो और पैसा देने वाले भी तुम हो, मेरा कुछ नहीं जाता था, बेकार में ही मुझे इस तरह से दोषी मत बताओ। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया। अब लेखक ने उन लोगों की बात को आगे बढ़ने से बचाने के लिए कहा कि अपना काम खुद करने में बुरा क्या है, भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो।
अब लेखक बीच बचाव के लिए कहते हैं कि अगर अपना काम करने में, अपना काम खुद करने में बुराई भी क्या है, और भाभी का समय भी अच्छे से कट जाएगा, तुम लोगों को बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, और जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम लोग उसे रोकते ही क्यों हो? अगर वह खुद बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोइये के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है? वेंकटेश्वर रैप कहते हैं कि अगर वो खुद बना लेती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यह बहू बेचारी जो है सारा दिन काम करती रहती है। इस तरह पूरा दिन काम करते रहने से उसे पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलता। जब वह 600 रुपया मासिक कमा लेती है और 600 रुपया कमा कर लाती है तो उसमें से अगर 100 रुपया हम रसोई के पीछे खर्च भी कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर अशिक्षित बहू घर आती तो क्या होता? अगर हम अनपढ़ बहू को घर ले आते तो क्या होता? मेरे भाई के घर की हालत जानते हो? तुम्हें पता है मेरे भाई के घर के हालात क्या है? वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। वह रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने तक का काम नहीं करती। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए हैं कि मैं आपके घर बेगारी करूं। वे रुपये बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। अब वेंकटेश्वर राव अपने दोस्त को, अपने मित्र को अपने भाई के घर के हालात बताते हुए कहते हैं कि अगर देखो मेरे भाई के घर में मतलब बहू आई है और वो भी मैट्रिक पास है, साथ में 50,000 रुपये वो दहेज लेकर आई है। वो तो रानी की तरह बैठी रहती है, किसी तरह के परोसने तक का काम नहीं करती, और अगर कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है कि मेरे पिताजी ने पैसे इसलिए 50,000 रुपये इसलिए नहीं दिए कि मैं आपके घर पे नौकरी करूं। वे रुपए लीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए और उससे जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लीजिए। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि यह हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। तो इस तरह की बातें वो करती है और कहती है कि जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर हमारी बहू तो ऐसी नहीं है, बेचारी अपना एक मिनट भी आराम करने में नहीं बिताती, पूरे दिन उसे चैन नहीं, पूरे दिन उसे फुर्सत नहीं। समझो ये हमारी खुशकिस्मती है, ये तो हमारा अच्छा भाग्य है कि हमें ऐसी बहू मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहने गया। वह तनकर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ में बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो, नहीं मत कहो वरना मुझे दुख होगा। जब पति जो है बहू की तारीफ के पुल बांध रहा था, उसकी तारीफ किया जा रहा था, तो ये सब रमा को अच्छा नहीं लगा। वे बड़ी तुनक कर बड़े ही रोबदार आवाज में कहती है, हाँ हाँ मैं ही यहाँ पर चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं ही यहाँ पे काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरे बाप दादे जो है जमींदार थे, जमींदार तो आपको पता ही है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या भोग रही हूँ, मुझे यहाँ क्या सुख मिल रहा है। मेरे मायके में तो पूरे ठाठ थे, नौकर चाकर थे, गाड़ी वाड़ी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मतलब सहूलियत मिल रही है, मैं यहाँ पर क्या ऐसी ऐश कर रही हूँ। बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ लेखक जो है वो बैठक में आ गए। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाया और कहा कि यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें मेरी कसम तुम्हें एक सिगरेट तो पीनी पड़ेगी, नहीं मत करना कहना पर वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। मैं उस कंडीशन में, अब लेखक उस कंडीशन में राव को मना भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप से एक सिगरेट ले ली और सिगरेट जलाकर जब उन्होंने कश लिया तो वह सोचने लगे कि मैं यार मैंने तो इस तरह से राव के घर में तो बिना बात के ही तनाव आ गया। नाहक होता है बिना बात के ही तनाव हो गया।
राव ने एस्ट्रे लाकर तिपाई पर रखा। अब राव जो है एस्ट्रे लेकर आए और उसे तिपाई पर रख दिया। मेरी उत्सुकता जगी। तब वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। इस किस्म का एस्ट्रे मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ खरीदा? राव ने एस्ट्रे लाई और उसे तिपाई पर रख दिया। और उस एस्ट्रे को देखकर लेखक की उत्सुकता जो है वो जागी, क्योंकि वो एस्ट्रे चांदी की बनी हुई थी और उसकी आकृति जो थी उल्टे पैर के जूते के समान थी। मतलब उल्टे पैर के जूते की शेप का वो एस्ट्रे था और बना था चांदी का। इस किस्म की एस्ट्रे तो लेखक ने पहली बार देखी थी। तो लेखक ने पूछ लिया कि यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा? ऐसी एस्ट्रे तुम्हें कहाँ से मिली? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। राव अब एक मतलब जो ज़्यादा सोचते हैं, दार्शनिक होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं, उनकी भांति बिल्कुल सीरियस हो गया और एक हल्की सी फीकी सी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल उठी। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? यह एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। अब राव उससे कहते हैं कि दोस्त, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं कि ये एस्ट्रे जो है वो मेरे थोथे आदर्शों को, मेरे जो थोथे झूठे आदर्श थे उनका मजाक उड़ाने वाले बड़े ही अविस्मरणीय, मतलब जिनको कभी भूला नहीं जाता, उसकी चिन्ह है, उसकी निशानी है। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूलकर भी दहेज ना लेंगे। तुम जानते हो कि हमने कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो हमने एक साथ ये शपथ ली थी, ये कसम ली थी कि हम भूलकर भी कभी दहेज नहीं लेंगे। यह भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश की विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। जब हमने कॉलेज में किसी प्रकार का कोई दहेज ना लेने की कसम खाई थी और हमने अपने अपने विवाह में इसका पालन भी किया था, हमने अपने विवाह में किसी प्रकार का दहेज भी नहीं लिया था। पर क्या बताऊं कि जब मेरे पुत्र के विवाह का प्रश्न उठा, जब मेरे पुत्र के विवाह के लिए रिश्ते देखे गए, तब मैंने बिना दहेज की एक मित्र की कन्या को अपने पुत्र के लिए पसंद किया और रिश्ता पक्का भी किया। पर मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की परिक्रमाएं की। बहुत अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने, के फादर्स ने मेरे घर मतलब के चक्कर काटे, किंतु देवी रमा जो है उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। उनको उनकी दी जाने वाली दक्षिणा जो मतलब जो कि दहेज के रूप में थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उनको। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। आखिर में मैंने रमा के साथ रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा के साथ रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया और निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं। उन्होंने देखा दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर ना मालूम हो कैसे उसके कानों में यह भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं और ईमानदार हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, इसलिए वो विवाह ठाट से तो करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा ना देंगे। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? अब जब सीमा के साथ रिश्ता तय हो गया, रमा ने सीमा को देख लिया, पसंद कर लिया, रिश्ता पक्का हो गया, इनविटेशन कार्ड छप गए और अभी जब विवाह के लिए केवल 15 दिन ही बाकी बचे थे तो रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता जो हैं वो सिविल सप्लाई में ऑफिसर हैं। उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, मतलब नौकरी की तनख्वाह तो अलग मिली होगी, नौकरी की सैलरी तो अलग से मिली होगी। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग तरीके से रिश्वत लेकर या और तरीकों से खूब कमाया होगा। बिना मांगे ही बेटी की शादी में हजारों रुपया मिल जाएगा दहेज में।
आखिर ना मालूम उसके कानों में आखिर पता नहीं कैसे उसके कानों में ये भनक पड़ी, कैसे उसको ये पता चल गया कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष है। सीमा के पिता तो बड़े ही शरीफ इंसान हैं और ईमानदार हैं। उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली, उन्होंने कभी भी लाइफ में रिश्वत नहीं ली थी। इसलिए वो विवाह तो बड़े ठाठ से करेंगे, बड़ी शान से करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा नहीं देंगे। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को वो दान कर रहे हैं, कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं, तो वह दक्षिणा क्यों चुकाएंगे। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी और रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। और मैंने भी तो कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की, लेकिन रमा बराबर मुझ पर दबाव डालने लगी, बराबर मुझ पर प्रेशर डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। आखिर मैं विवश हो गया, अपनी बीवी के प्रेशर के आगे आकर वो विवश हो गए, वो मजबूर हो गए। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती हैं। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। आखिर मजबूर होकर जब वेंकटेश्वर राव ने झिझकते हुए, थोड़ा संकुचाते हुए, थोड़ा झिझक करते हुए सीमा के पिता के कानों में ये बात डाल ही दी कि भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपया लेकर मेरे घर के चक्कर काटते हैं और मुझे दहेज का लोभ दिखाते हैं, लेकिन मैंने उन सभी के रिश्तों को ठुकरा दिया। मैंने उन सभी का रिश्ता स्वीकार नहीं किया। मैं तो सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर ही देखना चाहता था, जो कि आपकी बेटी है ही है। लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और ही सोचती है, उनकी सोच तो थोड़ी अलग ही है। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आप उचित रकम जो है वो अवश्य दीजिएगा। यह शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वह भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। लेखक वेंकटेश्वर राव अपनी बात कहकर जब वापस घर लौट आए तो वो कहते हैं कि बड़े भले मानस लोग हैं, और वो उस पर नाराज, वेंकटेश्वर राव पर नाराज भी नहीं हुए कि उन्होंने दहेज जो है मांगा है। लेकिन वेंकटेश्वर राव घर आकर रमा को सूचना देते हैं कि दहेज में तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो। विवाह के दिन तक रोज वो मुझे तंग करती, रमा रोज विवाह के दिन तक उसे तंग करती रही कि तुमने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलेगा तभी हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे, तभी हम आपकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करेंगे। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर मेरे कमरे में सुरक्षित रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। मैंने एक सप्ताह के बाद सुना, राव ने एक वीक के बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर पर बुलाया था और राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया था। वही बर्तन हमें दहेज में भी मिल गया। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते, विवाह जब पूरा हो गया तो वह बर्तन लेकर मेरे कमरे में सुरक्षित रख दिया और मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें तो हैरानी के मारे चमक उठी, क्योंकि उसके अंदर नोटों के बंडल पड़े थे। नोटों के बंडलों से वह बर्तन पूरी तरह से भरा हुआ था। रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए। उसमें कुल मिलाकर 60,616 रुपये थे। रमा ने लिया और सारे बंडल जो है जमीन पर उड़ेल दिए और गिनने के बाद उसमें से कुल
60,116 रुपये निकले। 60 है ना, 16 है ना, 16,116 इतने रुपए जो थे वो उस बर्तन में थे। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्स में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई और चीज हाथ लगी। वह चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था। जब नोटों की गिनती हुई तो उसमें से कुल 60,116 रुपये निकले, मतलब 60,116। तो रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करने लगी कि कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, जो इतना सारा दहेज जो है इतना सारा दहेज बेटी के विवाह में दिया है। और वे सभी नोट जो थे वो एकदम नए थे। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब जाली तो नहीं है, कहीं ये सब नकली तो नहीं है। रमा रुपयों के बंडलों को एक बक्स में सजाने लगी। रमा ने लिया और उन रुपयों को एक बॉक्स में सजाने लगी। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो मुझे कुछ और भी चीज हाथ लगी। जब राव ने उस बर्तन में हाथ डाला तो उसे एक और चीज हाथ में टकराई, और वह चीज थी यह चांदी का जूता, जो उनके समधी कौन, सीमा के पिताजी, जो उनके समधी ने वह जूता उनके सिर पर नहीं दिल पर मारा था। अब इस बात का जो मीनिंग है आप मुझे समझाओगे, आप मुझे बताओगे। चाहो तो पर्सनली भी मुझे इसका मतलब समझा सकते हो। ये आपका काम है कि आपको इस लाइन का मतलब जो है वो अपने अपने हिसाब से मुझे बताना है कि आपने इस चैप्टर के माध्यम से क्या जाना, क्या समझा, और ये लाइन राव जी ने क्यों कही है कि मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।